तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम लोग इसको समझेंगे हमारे 4 टॉपिक से। डेफिनेशन देख लेंगे, फिर डिफरेंस हमने जो है एक अलग वीडियो ही बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हो, जिसमें हमने बताया डिफरेंस बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी। ओके, फिर है हमारा राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी, और 4th टॉपिक है हमारा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो इन सारे टॉपिक्स की हेल्प से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है। तो गारंटी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को उसके लायबिलिटीज़ से डिस्चार्ज कर देती है। अब इसका मतलब, तो इसका मतलब है कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल्स देखते हैं। ए, बी और सी है। ठीक है, ए ने बी से लोन लिया हुआ है, ए ने बी से लोन लिया हुआ है। तो यहाँ पे सी जो है, सी ये कहता है कि अगर ए बी को लोन नहीं दे पाता है तो सी इसकी गारंटी लेता है, ए को गारंटी लेता है, और अगर ए नहीं लोन दे पाएगा बी को तो सी विल पे द लोन। ओके, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि इसने सी ने बी को ये गारंटी दे दी कि अगर ए नहीं दे पाएगा बी को लोन तो सी दे देगा। ठीक है, ये डिफाइन है हमारा सेक्शन 126 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्शंस लर्न करने। सेक्शन 126 में हमारा डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्टीज़ हैं, तो हमारे पास 3 पार्टीज़ होती है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेप्टर, क्रेडिटर। अब इसी एग्जांपल की मदद से हम लोग इन तीनों को समझते हैं। तो ए जिसने लोन लिया हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल डेप्टर, बी जिसने लोन दिया है तो ये हो जाएगा हमारा क्रेडिटर, और सी जिसने गारंटी दी कि अगर ए नहीं दे पाएगा लोन तो मैं दे दूंगा, तो सी हो गया हमारा श्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं जो कि है हमारा नेचर एंड स्कोप। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप में सबसे पहला है ट्राई पार्टनरशिप रिलेशनशिप। ट्राई पार्टनरशिप इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 पार्टीज़ हैं। तो 3 पार्टीज़ कौन कौन सी, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेप्टर एंड श्योरिटी। इन तीनों के बीच के ही रिलेशन होता है जो कि है ट्राई पार्टनरशिप रिलेशनशिप। हमारा दूसरा है वो है सेकेंडरी लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर में लाइबिलिटी कैसी होगी गारंटी की, तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी। और ये लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब हमारा प्रिंसिपल डेप्टर डिफ़ॉल्ट कर जाता है। मतलब जब प्रिंसिपल डेप्टर पेमेंट नहीं कर पाएगा तभी तो हमारी लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की। इसीलिए हमारा जो लाइबिलिटी हो जाता है वो हो जाता है सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ डिबिट। तो डिबिट होना बहुत ही ज़रूरी है, मतलब कोई पेमेंट, कोई लोन होना बहुत ज़रूरी। अगर लोन नहीं है, पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो हम लोग किस चीज़ की गारंटी देंगे। तो वही ये बोल रहा है, गारंटी में डिबिट का होना इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा कनकरेंट लाइबिलिटी। कनकरेंट लाइबिलिटी आपका डिफाइन है सेक्शन 128 में, सेक्शन 128 में। और ये जो लाइबिलिटी होती है ना, ये श्योरिटी की होती है। कनकरेंट लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो लाइबिलिटी होगी श्योरिटी की वो एस इक्वल होगी हमारे प्रिंसिपल डेप्टर की। अगर प्रिंसिपल डेप्टर को 10,000 देने हैं, अगर प्रिंसिपल डेप्टर को 10,000 पे करने हैं तो हमारा श्योरिटी भी इतना ही अमाउंट पे करेगा। तो यही हो जाता है हमारा कनकरेंट लाइबिलिटी। आगे हम लोग देखेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी। तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी में हम लोग देखते हैं सबसे पहले अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेप्टर। प्रिंसिपल डेप्टर कौन था, जिसने लोन लिया हुआ है। तो उसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स है। ठीक है, राइट्स ऑफ सबऑर्गेशन एंड राइट्स टू इंडेमनिटी। तो आप सेक्शन याद कर लो। सबसे पहले सेक्शन 40 क्या बोलता है, सेक्शन 40 हमारा बोलता है, सेक्शन 140 बोलता है कि अगर हमारे श्योरिटी जैसे वही एग्जांपल ए, बी एंड सी, तो यहाँ सी कौन है, श्योरिटी है। तो अगर सी ने पेमेंट कर दिया है बी को तो ए जो सी है वो अपना पेमेंट रिकवर कर सकता है ए को। यही होता है राइट्स ऑफ सबऑर्गेशन। मतलब श्योरिटी ने अगर पेमेंट कर दिया है तो वो प्रिंसिपल डेप्टर से उतना पेमेंट रिकवर कर सकता है।
राइट्स टू इंडेमनिटी क्या होता है कि वही सेम, पर इसमें क्या है कि अगर सी ने पेमेंट कर दिया है बी को तो ए को अपनी लाइबिलिटी निभानी पड़ेगी और ए को पेमेंट सी को करना पड़ेगा, ये था। ठीक है, अब आगे है हमारा अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के साथ क्या लाइबिलिटी है श्योरिटी की, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहला है राइट्स टू सिक्योरिटीज़। इसमें क्या हो, जैसे एग्जांपल फिर से वही हम ए बी सी रख लेते हैं। जैसे ए ने जब बी से लोन लिया, ए ने जब बी से लोन लिया तो अपनी लैंड, ठीक है, अपनी लैंड जो है वो उसकी सिक्योरिटी दी, अपनी लैंड की सिक्योरिटी दी। तो अब अगर सी ने पेमेंट कर दिया है बी को तो सी विल यूज़ दिस लैंड। ओके, यही हमारा राइट्स टू सिक्योरिटी जो कि डिफाइन है सेक्शन 141 में, कि जो भी सिक्योरिटी ए ने बी को दी हुई थी और अगर सी ने पेमेंट कर दिया जितना पेमेंट करना था तो अब वो आराम से जो लैंड है, जो सिक्योरिटी है, उसको यूज़ कर सकता है। यही है राइट्स टू सिक्योरिटी। अब एक राइट क्या है अगेंस्ट को श्योरिटीज़। को श्योरिटीज़ आप सबसे पहले समझो। को श्योरिटीज़ मतलब होता है एक से ज़्यादा श्योरिटी। ठीक है, जैसे कि पहले हमारा श्योरिटी एक ही था पर अब एक से ज़्यादा है, तो उसमें क्या है राइट्स टू कंट्रीब्यूशन। तो अब जितने भी, जैसे हमने देखा लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो अब लैंड इन सब श्योरिटीज़ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब छोटा सा टॉपिक है, वही लाइबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी। तो आप याद रखो श्योरिटी की लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब हमारा प्रिंसिपल डेप्टर जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। मतलब प्रिंसिपल डेप्टर अपना जो परफॉर्म है, अपने जो प्रॉमिस है उसको नहीं परफॉर्म कर पाता। अगर प्रिंसिपल डेप्टर पे नहीं कर पाएगा तभी लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की। तो को एक्सटेंसिव जो हमने पहले भी देखा था, जो कि क्या सेक्शन 128 जो था हमारा, उसमें क्या था कि श्योरिटी की जो लाइबिलिटी होती है वो एज इक्वल होती है प्रिंसिपल डेप्टर की। इसी को हम लोग बोलते हैं को एक्सटेंसिव। सेकेंड हमारा कंडीशन प्रेसिडेंट में होगा कि अगर जैसे प्रिंसिपल डेप्टर ने अगर अपनी लाइबिलिटी नहीं परफॉर्म करी, मतलब तो ही लाइबिलिटी अराइज होगी श्योरिटी की, और अगर उसने पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल डेप्टर ने तो फिर श्योरिटी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। इसीलिए जो कंडीशन है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती है लाइबिलिटीज़ ऑफ श्योरिटी। ठीक है, हमारा अब लास्ट टॉपिक में हम लोग पहुंच गए हैं, जो कि क्या है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है ना, डिस्चार्ज मतलब होता है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी श्योरिटी की वो उससे कैसे हट सकता है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, मतलब इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, रिवोकेशन बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर एंड थर्ड इज इनवैलिडेशन। ठीक है, ये तीन ही पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है। चलिए हम लोग रिवोकेशन जो इसमें क्या होता है, रिवोकेशन मतलब होता है वापस लेना, रिटर्न रिवोकेशन। तो वो कैसे हो सकता है, बाय नोटिस जो कि डिफाइन है सेक्शन 130, और अगर श्योरिटी की डेथ ही हो जाती है तो अपने आप जो लाइबिलिटीज़ बनती थी श्योरिटी की वो सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड हमारा पॉइंट है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। तो इसमें आप समझो बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर में क्या होगा कि अगर मान लो क्रेडिटर ने टर्म्स ही चेंज कर दी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, जो श्योरिटी की जो लाइबिलिटीज़ बनती थी वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। या फिर क्रेडिटर ने ऐसा कहा कि रिलीज़ ही कर दो डेप्टर की, जैसे जो कि है हमारा रिलीज़ ऑफ डेप्टर, मतलब कि अब वो क्रेडिटर कह रहा है कि नहीं डेप्टर, प्रिंसिपल डेप्टर तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारे श्योरिटी की जो लाइबिलिटीज़ बनती थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी। ओके, फिर है हमारा कंपाउंडिंग गिविंग टाइम। कंपाउंडिंग गिविंग टाइम का मतलब होता है, मान लो कि कोई सेटलमेंट बना लिया क्रेडिटर ने कि जाओ प्रिंसिपल डेप्टर मैं तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, श्योरिटी की जो लाइबिलिटी बनती थी वो
एंड हो जाएगी, क्योंकि और फिर फोर्थ है लॉस ऑफ सिक्योरिटी। लॉस ऑफ सिक्योरिटी मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई गोल्ड की ज्वेलरी थी, उसे इसने प्रिंसिपल डेप्टर ने सिक्योरिटी के तौर पे दी हुई थी क्रेडिटर को, और अगर क्रेडिटर ने उस गोल्ड के चैन को, गोल्ड की ज्वेलरी को खो दिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो श्योरिटी थी उसकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको सेकेंड जो पॉइंट था हमारा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर समझ में आ जाएगा। इसमें चार ही थे हमारे, वो मैं फिर से बता देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहला था वेरिएंस इन टर्म्स। अगर टर्म्स ही चेंज हो जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज होता है, तो हमारा श्योरिटी की लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा रिलीज ऑफ डेप्टर, मतलब डेप्टर को जो पेमेंट करना था उससे क्रेडिटर ने उसे रिलीज़ कर दिया, तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली जो है उस लाइबिलिटी से हट जाएगा, उसकी डिस्चार्ज हो जाएगा। थर्ड है कंपाउंडिंग या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम। कोई सेटलमेंट होता है जिसमें मान लो कि कल देना था पेमेंट, कल करना था पेमेंट, पर अब ये कह रहे हैं कि कल नहीं देना, आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हो, तो यहाँ पे जो श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होनी थी वो नहीं होगी। फिर फोर्थ है हमारा लॉस ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई सिक्योरिटी दी हुई थी और क्रेडिटर ने उसे खो दिया, तो हमारी श्योरिटी की जो लाइबिलिटी बनती थी वो उससे डिस्चार्ज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है बाय इनवैलिडेशन, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है। बाय इनवैलिडेशन मतलब होता है जो इनवैलिड मतलब गलत। तो इसमें हमारे दो टर्म्स आते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड कंसीलमेंट। तो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर कोई क्रेडिटर ने अगर कोई फॉल्स फैक्ट बता दिए हो, और बाद में जब पता चलता है कि ये तो फॉल्स फैक्ट थे, तो जो श्योरिटी है उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। और कंसीलमेंट जो कि डिफाइन है 143 में, कंसीलमेंट मतलब होता है हाइड करना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो हो सकता है क्रेडिटर के जो हो सकता है श्योरिटी के लिए जानना ज़रूरी हो, पर उसने हाइड कर दिया, तो कंसीडर मतलब होता है हाइड करना इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो यही था हमारे डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी हमारे तीन ये से हो सकते, एक बार इसको क्विक एंड समराइज कर लेते हैं। तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी जो है वो तीन टाइप से होगी, रिवोकेशन, कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर एंड बाय इनवैलिडेशन। ओके, आई होप कि आपको गारंटी का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू।